चलो तो आज हम टॉपिक बहुत बड़ा है हमारा, और ये एक दिन में पूरा नहीं होगा, ये ले जाएगा 3-4 दिन। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इतिहास है वो ऐसा है कि सब ब्रिटिशर्स ने किया है, तो ये भी ब्रिटिशर्स का ही था। तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट आया था 1935 में, और ये लास्ट एक्ट था। मतलब मेजरली जो हमारा संविधान है वो 1935 के एक्ट से रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारी चीजें हमने इस एक्ट से ली हैं, जो अच्छी चीजें हैं हमने ली है इस एक्ट से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत एक स्थापित किया गया था कोर्ट, जिसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, पहले इसका नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, और तब इसका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट रख दिया था ये फेडरल कोर्ट ही, बट इसका सुप्रीम कोर्ट। फेडरल का मतलब हमारे यहाँ पे जो है यूएस में फेडरल होता है। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उनका फेडरल बैंक ऑफ यूएसए है या फेडरल बैंक है। ऐसे ही वो फेडरल वर्ड यूज करते हैं। फेडरल दिखाता है एक पूरे यूनाइटेड उसको, जैसे कि उनके यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है तो मतलब यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर पे जो गवर्नमेंट है, हम तो कह देते हैं सेंटर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। उनके यहाँ पे वर्ड वो यूज करते हैं फेडरल, मतलब दोनों का एक ही है, फेडरल। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया था और इसकी इनॉग्रेशन हो गई थी 28 जनवरी 1950 को। और सुप्रीम कोर्ट जो है, इसने किसको रिप्लेस किया था? ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। जो ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल थी, जो ब्रिटिशर्स ने बना रखी थी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी। मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के सबसे ऊपर अगर कोई सुनेगा अपील, तो ये सुनेंगे, इसके बाद कोई नहीं था। टॉप पर जो था ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। तो फिर हमने ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट को ही बना दिया हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। यानी कि अब जो अपील जाएगी ऊपर, सबसे ऊपर जो जाती है सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और उनका फैसला बाध्य होता है सबसे। मतलब उनके आगे कोई नहीं सुन सकता। तो और अगर ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट सुनता है, तो देखो प्रेसिडेंट के लिए हम इसी में पढ़ेंगे कि क्या है। प्रेसिडेंट बेसिकली सिर्फ क्षमादान दे सकते हैं, वो फैसला नहीं सुनाते। वो फैसला पहले से ही किसी का अगर डिसाइड हो गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो क्षमादान किसी को दे देते हैं, और वो भी 100 में से किसी एक का होता है। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहता है वही बाध्य रहता है सब पे। समाधान बहुत कम केसेस में हुआ है, अभी तक तो शायद हमने सुना भी नहीं। बहुत सारी याचिका गई हैं, जैसे ये निर्भया वालों की गई थी। वो होती है ना, उसे क्या कहते हैं, कुछ वो होती है, मर्सी पिटिशन। मर्सी मतलब दया याचिका उसे कहते हैं। हाँ, दया याचिका की बस माफ कर दो। तो प्रेसिडेंट भी ये देखता है कि माफ करने योग्य है या नहीं। हालांकि अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि मैं माफ कर रहा हूँ, तो वो प्रेसिडेंट का डिसीजन है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट भी देखेगा कि इस पे किस तरह का है आरोप। हाँ, किस तरह का अपराध इसने किया था। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि सबसे बड़ा अपील का कोर्ट है कि इसमें सबसे ऊपर है। तो अगर हम संविधान उसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कहाँ मेंशन है? हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 से 147 तक, पार्ट 5 में, भाग 5 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। और इसमें सबसे पहले हमने देखना है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन और एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना कैसी है। तो पहले हम इसका ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। तो मैंने प्रेजेंट वाला ही लिखा है, पुराना नहीं लिखा, क्योंकि हमें प्रेजेंट ही देखना है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 24 जज है, तो सॉरी 34 जज है, 34 ये है न्यायाधीश। और ये 34 जो है सीजेआई को लगाकर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य। तो टोटल 34 है। अब ये 34 पहले नहीं थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सिर्फ 7, और सीजेआई प्लस 7 जज थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसमें सिर्फ 8 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बाद में 2008 में, ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ना तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। 2008 में इनकी संख्या बढ़ा करके 31 की गई थी। लेकिन अब प्रेजेंट में इनकी जो संख्या है, अभी 2018 के आसपास की गई थी, 34 कर दी गई। और अभी भी विचार चल रहा है, क्योंकि केसेस सुप्रीम कोर्ट में इतने आ रहे हैं और इतने इतने पेंडिंग केसेस पड़े हैं कि उनको सुनवाई के लिए जजेस जो है वो कम पड़ते हैं।
पर जजेस पता नहीं कितने लाख केस है, मतलब एक जज पे सुनवाई के लिए बहुत कई लाख केसेस होते हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि फिर उनकी डेट बढ़ानी पड़ती है। तो जल्दी जल्दी रेड्रेसल हो, जल्दी जल्दी सुनवाई हो, उनके फैसले हो जाए, तो इसलिए अभी विचार चल रहा है कि 34 से भी और संख्या बढ़ाई जाए जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ जी, हाँ, सीजेआई अलग है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अन्य 33 जज है, मतलब टोटल लगा करके 34 है। और ऐसा नहीं है कि सीजेआई मैटर नहीं सुनते, सीजेआई भी सुनते हैं, तो इसलिए वो भी इन्हीं के साथ है। तो वर्तमान में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, बहुत रेनाउंड नाम है और बहुत चर्चा में रहते हैं अभी भी। हाँ, अभी भी इनका 370 पे जजमेंट आया है, उससे पहले समलैंगिक विवाह के ऊपर आया था, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट इन्होंने दिए हैं। दिल्ली के बारे में, दिल्ली और एलजी अरविंद केजरीवाल का जो वो चल रहा था प्रॉब्लम, उसको लेकर भी इन्होंने जजमेंट दिए हैं। और अभी केरल और तमिलनाडु के गवर्नर्स का इशू चल रहा था, उस पर भी उनका जजमेंट आया, बहुत अच्छे उनके जजमेंट रहे हैं। फिर आर्टिकल 124 इसी में हमने पढ़ना है। आर्टिकल 124 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट में पहला ही ये आर्टिकल हमारा पूरा सेशन लेके चला जाएगा, क्योंकि आर्टिकल बहुत बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, इसमें ये बात लिखी थी। अब सीजेआई की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा उनसे सलाह लेकर की जाएगी। तो इसमें दो फ्रेज लिखे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज है उनसे सलाह लेकर की जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं उनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो कौन करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। अब अन्य जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीजेआई व अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह लेकर या परामर्श लेकर की जाएगी, लेकिन ये जो वर्ड परामर्श है, सलाह है, इसी पर आकर सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न हो गया कि कैसी सलाह है। कि मान ले सीजेआई राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं कि इस पर्सन को जज नियुक्त करना है, तो क्या राष्ट्रपति पर जो सीजेआई की सलाह है वो बाध्य है, बाइंडिंग है कि नहीं, उन्हें मानना ही मानना है। तो यहाँ पर फिर एग्जीक्यूटिव में और जजेस में लड़ाइयां शुरू हो गई, विवाद उत्पन्न हो गए। तो फिर आता है एक कोलेजियम सिस्टम। अब जो हमारा प्रेजेंट में नियुक्ति होती है वो कोलेजियम सिस्टम से होती है, आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं के कोलेजियम सिस्टम होता है। कोलेजियम सिस्टम ऐसा होता है कि 4 जज होते हैं और 4 जज में सीजेआई होते हैं, सीजेआई कॉलेजियम में, और प्लस 4 अदर जज, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 4 अदर जजेस होते हैं, यानी 5 जज की एक बेंच होती है। और 5 जज की वो जो बेंच है वो डिसाइड करती है कि किसको सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करना है और किसको हाई कोर्ट में जज नियुक्त करना है, और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका ट्रांसफर कैसे करना है, वो सब इस कॉलेजियम पर डिपेंड करता है। अब इससे विवाद ये उत्पन्न हुआ कि यहाँ पे फेवरेटिज्म की बात आ गई। फेवरेटिज्म आपको पता ही है कि फिर तो जो ये इनके करीबी होंगे उन्हीं को ये नियुक्त कर देंगे। तो इस पर एग्जीक्यूटिव का भी बहुत ज्यादा प्रेशर आया कि भाई ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, मतलब फेवरेटिज्म तो है, आप देख लो जो अभी प्रेजेंट में जस्टिस हैं उनके फादर भी जस्टिस रह चुके हैं, तो एक कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म तो था। तो इसमें ना बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न हो गए कि आप इस तरह से कैसे कर रहे हो, जो एग्जीक्यूटिव है उसका जो से है या उसकी जो मत है, राय है, वो फाइनल होनी चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर जजेस का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 केसेस है जो हमें पढ़ने हैं, 3 केसेस है। पहला जज केस है ये हुआ था 1981 में। अब इसमें ये जो जज केस है सुप्रीम कोर्ट की मतें हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग राय दी है अपनी, ये बेसिकली केस नहीं है कि वर्सेस हुआ है, ऐसे होता है ना कि दो पार्टी के बीच में केस है, ये वैसे केस नहीं है, ये बेसिकली इन्होंने अपनी राय दी है अलग अलग ईयर में इन मुद्दों को लेकर। तो 1981 में केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में या तबादलों में सीजेआई की राय कार्यपालिका पर बाध्य नहीं है। तो पहले इन्होंने 1981 में कहा कि जो भी नियुक्तियां होंगी या तबादले होंगे तो सीजेआई की जो राय है, जो सीजेआई सलाह देंगे, वो कार्यपालिका पर बाध्य नहीं है। मतलब सीजेआई जो राय देंगे राष्ट्रपति उसे मान भी सकता है
नहीं भी मान सकता, मतलब मर्जी है। तो उसमें ये कहा, फिर उन्होंने एक और बात कही कि सहमति का मतलब परामर्श नहीं है। इन्होंने कहा कि सहमति का मतलब परामर्श नहीं है, मतलब आपने किसी चीज को मंजूरी दी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो परामर्श करके मंजूरी दी है। इसका मतलब क्या था कि जो सीजेआई हैं उनकी सहमति का मतलब परामर्श नहीं है, इसमें इन्होंने ये कहा। इसका कहने का मतलब है कि सीजेआई अगर किसी बात पर सहमत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा उनका परामर्श हुआ है, यानी आपस में उनकी उस पर सुलह है, मंजूरी है। मतलब ऐसे ही नॉर्मल नोट दे दी कि हाँ कर दो, तो वो एक तरह से ऐसे है कि पूरी तरह से सलाह नहीं ली गई है। तो ये इन्होंने कह दिया। लेकिन अब दूसरा जज केस आया, पहले में तो कह दिया कि राय बाइंडिंग नहीं है, मतलब बाध्य नहीं है। दूसरे केस में इन्होंने अपना ही जजमेंट, अपना ही वर्डिक्ट जो है पलट दिया 1993 में, दूसरा जज केस आया। अब इन्होंने क्या किया, अपना पूर्व निर्णय बदल दिया। अब पूर्व निर्णय बदल के क्या कहा कि सहमति का मतलब परामर्श ही है। इसका मतलब क्या है कि जो सीजेआई की राय है वो राष्ट्रपति पर बाध्य होगी, यानी कि सीजेआई ने जैसे फाइनल, हाँ जैसे फाइनल कर दिया। पहले तो क्या कि मानने की कोई जरूरत नहीं है, बस राय ले लेंगे, सहमति ले लेंगे, बात खत्म। दूसरे में क्या था कि माननी ही पड़ेगी। अब इसमें दो लूप होल हैं। एक तो है, एक तो आप देखो सोचो कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जुडिशरी, चलो ऐसे ले लेते हैं जुडिशरी की तरफ से। जुडिशरी मतलब न्यायालय या न्यायपालिका, जुडिशरी की तरफ से, और एक हम देखते हैं पार्लियामेंट की तरफ से। तो अगर जुडिशरी की तरफ से देखें तो कॉलेजियम सिस्टम है। अब कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम प्रणाली जो है, इसमें क्या है कि सीजेआई और पांच चार और जजेस को नियुक्त करेंगे। अब उसमें क्या है, वो अपने फेवरेट चुन सकते हैं, मतलब वही भाई भतीजावाद होगा उसमें। तो वो तो नॉर्मल है, वो तो होगा, यहाँ पर तो फेवरेटिज्म होगा ही होगा। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस चुनेंगे तब ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अगर मान लो पार्लियामेंट गए, अमित शाह गए कि मैं अपनी मर्जी से चुनूंगा जज जो मेरे फैसले मेरे ही हक में दे, तो यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम है। पार्लियामेंट में भाई प्रधानमंत्री कहने लगे मेरे मेरी मर्जी से 5 जजेस चुने जाएंगे, तो वो जो जजेस हैं वो तो प्रधानमंत्री की मानेंगे फिर। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें तो जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इसकी तरफ को ज्यादा इंक्लाइनेशन हुआ था जुडिशरी का, कि पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिक्स जो है, इसका कुछ भी इंटरफेरेंस या दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो अगर इनकी दखल अंदाजी होगी तो इनके फेवर में जजमेंट जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम थी। तो दोनों प्रॉब्लम हमने देख ली। इंक्लाइनेशन कॉलेजियम की तरफ ही है कि फिर तो कॉलेजियम ही बेहतर है, जजेस जजेस को चूज कर रहे हैं, उससे पॉलिटिक्स पर तो असर नहीं पड़ेगा। तो ये था। अब फिर तीसरा जज केस आया। अब तीसरे जज केस में जो है कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह बन गया। अब इन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति या तबादले करने के निर्णय में सीजेआई जो है और अन्य कम से कम 4 जजों के साथ सलाह लेंगे। मतलब अब तीसरे जज केस में क्या कहा कि अकेले सीजेआई जो है इनकी राय वो नहीं है कि सिर्फ इन्हीं की राय मैटर करेगी। सीजेआई अपने साथ साथ 4 अन्य जजों को भी लेकर उनसे सहमति करेंगे और तब जजेस का तबादला होगा और तब उसमें क्या कहते हैं उसे, नियुक्ति होगी। तो ये है पूरी कहानी। अब इसमें जो हमने पढ़ना है, एक वो बनी थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी, ये 2014 में बनी। तो 2014 में एक कमीशन बनी कि इन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव ने कि जो सुप्रीम कोर्ट है, कॉलेजियम सिस्टम, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, तो कॉलेजियम सिस्टम को हटा दो और एनजेएसी लेकर आओ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। मतलब एक कमीशन बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा जो इन जजेस की नियुक्ति करेगा। तो ये बनाने की बात आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ये जो जुडिशरी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक खतरा है। ये क्यों कहा? क्योंकि इसमें कौन होगा, पार्लियामेंट के मेंबर भी तो होंगे, इसमें मिनिस्टर होंगे जो अपॉइंट करेंगे। इसको हम कल खोल के पढ़ेंगे कि इसमें कौन थे और क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि ये खत्म कर रहा है।
तो पार्लियामेंट इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ये जुडिशरी की स्वतंत्रता पर खतरा है, तो ये कमीशन अपॉइंट नहीं करेगी और कॉलेजियम सिस्टम फिर से रिवाइव कर दिया गया है। कॉलेजियम ही इनको वो करेगा, नियुक्त करेगा और तबादले करेगा। तो ये है पूरी मतलब स्टोरी कि किस तरह से होता है इनका कॉलेजियम। अब कॉलेजियम क्या करते हैं, प्रतिवर्ष रेकमेंड करते हैं, जैसे कि किसी भी हाई कोर्ट में जजेस का वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, जजेस एक तरह से वो हो रहे हैं रिटायर्ड, है ना, उनका टाइम पूरा हो गया। तो अब जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास लिस्ट जाती है, लिस्ट रहती है सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी कि किस किस चीज कहाँ का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, कहाँ रिटायर हो, कहाँ पर वैकेंसी है। तो उन वैकेंसी को फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट फिर नियुक्ति करते हैं। जैसे अभी हाल ही में बहुत जगह पे नियुक्ति हुई है, अलग अलग मद्रास हाई कोर्ट से उधर भेजे, नॉर्थ ईस्ट में, इस तरह से तो बहुत सारी नियुक्ति हुई है। अभी एक है जस्टिस विक्टोरिया नाम है, कुछ ऐसे करके नाम है, उनको लेकर विवाद चल रहा था कि उनका जस्टिस के तौर पर मतलब नियुक्ति कर दी और उन्होंने कुछ पोस्ट कर दिया था ट्विटर वगैरह पे। तो बाकी लोगों ने ये कहा कि इन्होंने ट्विटर पे ये पोस्ट किया था, आप कैसे नियुक्त कर सकते हो। तो सीजीआई ने कहा था कि देखो वो पर्सनली क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, और यहाँ पे सिर्फ मतलब कैपेबिलिटी देखी जाती है, योग्यता देखी जाती है। तो उसमें कुछ इस तरह की हैं कंट्रोवर्सीज, तो उसे हम देखेंगे ये एनजेएसी कैसे बना। तो एक बार देख लेते हैं इसे फिर से रिकैप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये बना था सुप्रीम कोर्ट। अब फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट करता क्या है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र व राज्यों दोनों के कानूनों को लागू करता है। और इसका जो गठन उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसने फेडरल कोर्ट को सक्सीड किया था, यानी इसके स्थान पर ही आया था। सुप्रीम कोर्ट जो है ये ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल की तरह हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि सबसे बड़ा जो कोर्ट है जहां पर अपील सुनी जाती है, ये वह कोर्ट है। आर्टिकल 124 से 147 तक पार्ट 5 यानी भाग 5 में ये मेंशन्ड है सुप्रीम कोर्ट। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 34 जज हैं, जिसमें के सीजेआई प्लस 33 अन्य जजेस। वर्तमान में कौन सीजेआई है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना की। इसमें नियुक्ति कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सीज भी आई कॉलेजियम प्रणाली को लेकर। कॉलेजियम प्रणाली क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण की प्रणाली है, संविधान में लिखित नहीं है। ये भी है, अगर क्वेश्चन आता है ना कि कॉलेजियम इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम प्रणाली संविधान में वर्णित है, तो उस पर नहीं या गलत भी लगा कर आना है, क्योंकि ये वर्णित नहीं है कहीं भी। ये सिर्फ इन जजमेंट के थ्रू बना था, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बाद बना था। अब इसमें विवाद क्या था, पहला जज केस हमने देखा, इसमें इन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में तबादलों में सीजेआई की राय जो है कार्यपालिका पर बाध्य नहीं है। लेकिन दूसरे जज केस में इन्होंने अपना पूर्व निर्णय बदल दिया और कहा कि इस पर जो न्यायपालिका कार्यपालिका पर सीजेआई की राय बाध्य है, और सहमति का मतलब परामर्श ही है, यानी सीजेआई की राय कार्यपालिका पर बाध्य है। फिर इसके बाद तीसरा जज केस आया। तीसरे जज केस में बेसिकली सीजेआई को यह कहा गया कि सिर्फ सीजेआई की राय बाध्य नहीं होगी, उसमें सीजेआई के साथ साथ 4 अन्य जज भी होंगे, यानी कि अकेले सीजेआई डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन जज बनेगा, सीजेआई के साथ साथ अन्य भी 4 जो हैं वे भी उसमें डिसाइड करेंगे। तो प्रेजेंट में यही सिस्टम है। उसके बाद हमने बात की एनजेएसी की। एनजेएसी बिल्कुल फुल कल पढ़ेंगे। 2014 में ये बना था, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता पर खतरा है, यानी कि जुडिशरी स्वतंत्र नहीं रहेगी, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा। जैसे कि मैं भी बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए, अभी यह आपके लिए भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए अभी दोबारा से बिल पारित हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव कौन करेगा, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, एक ऑपोजिशन का मेंबर होगा और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो देखो ट्रिक कैसी है, एक तो पीएम हो गए, ऑपोजिशन के मेंबर हो गए और कैबिनेट मिनिस्टर। अब कैबिनेट मिनिस्टर किसके हैं, अगर ये दोनों किसी पर सहमत हो रहे हैं कि एक्स पर्सन को हमें ईसीआई बनाना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों सहमत हो गए, तो इनकी तो एक ही वोट है, 2 वोट तो इनकी है।
तो फिर भी जीतेगा कौन? ये। मतलब अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक्स पर्सन को ईसीआई बनाना है, तो ऑपोजिशन के मेंबर की कोई वोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरह से एनजेएसी में भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए इन्होंने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो इसे, ये जितनी भी चीजें हैं बस ऊपर ऊपर से लिखी है मैंने, इन्हें याद कर लीजिएगा और आगे करेंगे कल। अपॉइंटमेंट के बाद इनका टाइम, ओथ कौन दिलाता है,